राम राम सत्याल सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं। आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड। आप बस इतना समझ के 100% सीटेट पास कर सकते हो, ये बात एकदम सत्य है। क्योंकि टैग वर्ड से आप जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ऑप्शन मेरे को काटना है, कौन सा नहीं काटना। अगर आपको नेगेटिव पूछा गया है तो आप नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढिए, अगर आपको पॉजिटिव पूछा गया तो पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढिए। आज बात करेंगे कैसे हम पर्सन में ढूंढे नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे बिना कहे। तो ये पहले अपने सामने है नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ टैग वर्ड हैं, ठीक है। इनकी पहले जानकारी लेंगे कि कौन सा टैग वर्ड नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। नेगेटिव टैग वर्ड है आपके जो बच्चों को क्या करते हो, या तो बच्चों को सिर्फ एक ही पक्ष पे ध्यान देते हो, या बच्चे को सिर्फ एक ही काम पे ध्यान देते हो, या बच्चे के एक ही डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो, या बच्चे को किसी एक कार्य में संलग्न रखते हैं, वो होते हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड। बच्चे को जो नुकसान करते हैं, बच्चे का नुकसान होता है वो नेगेटिव होता है, बच्चा का जो फायदा होता है जिस चीज में वो आपका पॉजिटिव होता है। तो अब देखेंगे हम नेगेटिव टैग वर्ड पहले। जैसे केवल, अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे का केवल शारीरिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे को केवल भाषा ज्ञान देना चाहिए, बच्चे को केवल नैतिक ज्ञान देना चाहिए, बच्चे को केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना चाहिए, बच्चे का क्या केवल सामाजिक डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये केवल मात्र सिर्फ ये आपका किस लिए कर जाता है कि बच्चे का एक पक्ष पे ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए ये आपका एक कट होगा। फिर आता है दंड। क्या बच्चे को दंड, जब बच्चा होमवर्क नहीं करके लाए, बच्चा समझ के नहीं आए, बच्चा याद नहीं करके लाए, तो क्या करना चाहिए बच्चे को? क्या दंड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए। बच्चा स्कूल से भाग जाए तो क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए, या फिर सजा देनी चाहिए, या फिर उस पर बोझ डालना चाहिए। तो ऐसा क्या है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, वैसे कट के। फिर आते हैं अपने पॉजिटिव टैग वर्ड कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, एक पक्ष का होना चाहिए, सभी पक्षों का होना चाहिए। तो बच्चे का क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। उसमें आपका पीसीएसई सारा आ जाएंगे, ठीक है। पीसीएसई, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट और आपका इमोशनल डेवलपमेंट। क्या है, चारों पक्ष को आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसकी भाग आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। तो ये आपके क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चों सभी बच्चों में को समान रखना चाहिए और उन सभी से समान लगाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें मतभेद करो, कि आपके जो डियर स्टूडेंट है, आपके जो पीरियड स्टूडेंट है, उनके साथ आप अच्छा बिहेव करो, और आपके जो उनसे थोड़े कम डियर है उनके साथ आप मतलब उनके दिमाग में ऐसा मानसिकता नहीं बननी चाहिए कि सर इनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, मेरे साथ बुरा बिहेव करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब क्वेश्चन आपके पहले सबसे पहले आ गया कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? एक आपका होता है योगात्मक आकलन, एक होता है रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन कब करते हैं? योगात्मक तो करते हैं जब आपका पूरा सेशन पूरा हो जाए। योगात्मक कब करते हैं? योगात्मक कब करते हैं भाई? सत्र के अंत में। सत्र के अंत में कब करते हैं? सत्र के अंत में करते हैं। सत्र का अंत कब? जब आपका पूरा एक सेशन पूरा हो जाए, उसके बाद में आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? योगात्मक। रचनात्मक आकलन क्या होता है? जो आपको टीचर पाठ पढ़ा रहा है, उसके बीच बीच में आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाँ भाई खड़े हो, आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया, नहीं आया। आपका जो पूरे सेशन चल रहा है, उस सेशन के बीच में जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आपका आकलन किया जाता है कि कहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही है, बच्चे की कहाँ कमी आ रही है। फिर उनका निदानात्मक, पहले निदानात्मक होता है, फिर उनका उपचार किया जाता है, फिर आपका उपलब्धि परीक्षण या योगात्मक आकलन किया जाता है। तो केवल सत्र के प्रारंभ में किया जाता है क्या? सत्र के प्रारंभ में नहीं होता। तो ये आपका क्या हो गया, केवल मैंने बताया था नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढ लेना है हमें। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है केवल, तो अपन क्या कर देंगे, इसको हम काट देंगे भाई। क्या कर देंगे? केवल को क्या कर देंगे, केवल को हम काट देंगे, ठीक है। तो केवल आपका कट हो गया, नेगेटिव है। सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, सभी विद्यार्थियों के लिए केवल सत्र के अंत में, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी आपका केवल नेगेटिव है। बचा आपका कौन सा? बचा आपका सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र में जो भी आप सेशन चल रहा है उसके अंदर आपके दिन प्रतिदिन आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पे दिक्कत हुई, वो सारा किस में आ जाएगा बेटा? वो सारा आ जाएगा आपका रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन कब होता है? जब सेशन आपका चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है, तब किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। बच्चे को इंटरनली मोटिवेशन करने के लिए आंतरिक रूप से, आपकी विप्रेरणा दो होती है, एक होती है आंतरिक विप्रेरणा, एक होती है आपकी बाह्य विप्रेरणा। जब आंतरिक विप्रेरणा, आपके विप्रेरणा की बात की जाए, अभिप्रेरणा की बात की जाए, तो ये होती है आपकी दो भागों में, ठीक है। एक तो होती है आपकी आंतरिक,
आंतरिक एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा में आपके आ जाते हैं जैसे आपको पुरस्कार देना, ठीक है, इनाम देना, एक ही बात है। और आंतरिक अभिप्रेरणा से आप अपनी रुचि के अनुसार आपको क्या आता हो, उस काम को करने में आनंद आता हो, ठीक है। अब आपको बोले कि आप सीटेट क्लियर कर लोगे तो आपको क्या दिया जाएगा, एक आईफोन दिया जाएगा, एक आपको थार दी जाएगी, एक आपको बुलेट दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सीटेट क्लियर करो, तो वो क्या है, आप बाह्य अभिप्रेरणा हो कि आप उस पुरस्कार के लिए पढ़ रहे हो, आप उस पुरस्कार पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। जब किसी लालच में आकर हम किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हम उत्सुक होते हैं, तो वो क्या होता है आपका बाह्य अभिप्रेरणा। एक होता है अपने मन के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपने जिस चीज में हमें आनंद आता हो। होता है कि हमें म्यूजिक सुनने में आनंद आता है, हमें फिल्म देखने में आनंद आता है, तो हम क्या इंटरनल मोटिवेशन है, वो क्या है कि हमें थिएटर जाना है, तो थिएटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम इंटरनल मोटिवेट है अंदर से। तो वो आपकी हमेशा पूछा जाए तो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है वो क्या है, आपका पॉजिटिव है आपका, और बाह्य अभिप्रेरणा हमेशा नेगेटिव होती है। बच्चे को हमेशा खुद उसको ऐसा मतलब अभिप्रेरित करो, उसको ऐसा आप पुनर्बल दो कि बच्चा क्या करे, खुद ब खुद उस चीज में आनंद लेने लग जाए, अच्छे से पढ़ने लग जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आंतरिक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है पुरस्कार प्रदान करना। पुरस्कार प्रदान करना क्या है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना क्या है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। दंड देना, ये तो नेगेटिव है ही। सीखने को ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा दे, जो ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को क्या दे, बढ़ावा दे। सूचना की पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करे। निष्क्रिय ग्रहण नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय ग्रहण आपका क्या है, निष्क्रिय आपका नेगेटिव है, निष्क्रिय ग्रहण होना ही नहीं चाहिए। कैसा होना, सक्रिय ग्रहण होना चाहिए, बच्चा एक्टिव रहे किसी के, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें होगा अपना तीसरा, सीखने का एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करे बच्चे के लिए कि बच्चा उसमें क्या करे, माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा दे। बच्चे को ऐसा लगे कि यार अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं। बच्चे को बोलते ना कि बेटा पढ़, हमारा क्या है, तेरा ही फायदा है। तो बच्चे को रियल में ऐसा फील होना चाहिए, हम बोले तब कि अपने लिए बोल रहे हैं यार, पढ़ लेते हैं, अपना बुरा थोड़ी चाहेंगे। तो वो होता क्या था, इंटरनल मोटिवेशन होता है। इसमें कौन सा जगह अपना तीसरा, ठीक है। तो दंड और किसी जो दंड से बचने के लिए और पुरस्कार पाने के लिए पढ़ता होता क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। फिर आते हैं अपने दोबारा डाइवर्ट, तटस्थ करना। एमसीएफ 2005 क्या करता है, एमसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को रट्टा मार पत्ती से हटा के बच्चे को क्या करना दिया जाए, बच्चे को करके सीखना दिया जाए। क्या करके सीखना, कि बच्चा खुद एक्सपीरियंस करे, लर्निंग बाय डूइंग, जो अपने चैनल का नाम है वही लर्निंग बाय डूइंग करे। याद करना, रूट लर्निंग को क्या करना है, रूट लर्निंग को हटाना है। क्या करना है, हटाना है। हतोत्साहित नहीं करना, बच्चे को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। फिर आते हैं अपने इधर साइड में पॉजिटिव वर्ड, करके सीखना। बच्चे को क्या करने दी जाए, करके सीखना दिया। जैसे मैंने बताया लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा खुद करके सीखेगा। आपको बच्चे को हम बता देते हैं कि बेटा आप है ना आग के पास मत जाना, आपका हाथ जल जाएगा, तो वो नहीं मानेगा, उस वक्त नहीं जाएगा उस वक्त नहीं जाएगा। फिर हम बोलते हैं बेटा गर्म चीज को मत छूना, आपका हाथ जल जाएगा। बच्चा कुत्ते को पत्थर मत मारना, कुत्ता आपको काट लेगा, तो वो नहीं मानेगा। पर जब भी उसे मौका मिलेगा ना, वो आग को भी छू के देखेगा, वो करके देखेगा, कुत्ते के पत्थर भी मार के देखेगा, फिर उसे कुत्ता काट गया, फिर वो समझेगा, फिर वो क्या करेगा, अपने अंदर उसको डाल देगा कि हाँ कुत्ते के पत्थर उस दिन मारा था, अब नहीं मारना। तो वो क्या कर रहा है, करके सीख रहा है। बच्चे हमेशा करके सीखते हैं, ठीक है। उनको कोई अच्छा काम करे तो उसे प्रोत्साहित करे, उन्हें पॉजिटिव मोटिवेशन दे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब उन टैगोर के आधार पर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सम किया जा सकता है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज तरह से किया जाता है, ठीक है। सहज तरह से किया जा सकता है कि समालोचनात्मक चिंतन बच्चों में किस तरह से किया जाता है। एक तो होता है आलोचनात्मक चिंतन, एक होता है आपका समालोचनात्मक चिंतन। तो बताइए, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, विभिन्न संदर्भों मतलब कई एक्टिविटियों में आप हर जगह पे क्या करना, अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। अधिगम बच्चों को सीखने के लिए क्या करना दिया जाए, उनको प्रयोग करने दिए जाए। इसलिए क्या जाता है, इससे क्या जाता है कि समझ के स्थान पर कार्य को अति शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करना। प्रतियोगिता भी आपका क्या है, नेगेटिव है। बच्चों में क्या नहीं होना चाहिए, प्रतियोगिता की भावना नहीं होनी चाहिए कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे उससे ज्यादा नंबर आ जाए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे उससे ज्यादा नंबर आ जाए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट ग्रेड है, मेरी सेकंड ग्रेड है, मेरी थर्ड ग्रेड है। तो हमें क्या करना है, प्रतियोगिता की भावना को कम करना है। अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान को केवल सारांशीकरण करके, अध्यापक ने जो व्याख्या दी है उसका अर्थ निकालने के लिए
बच्चों को पढ़ाया जाता है। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक, ये रूट लर्निंग तो आपकी वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, तो कौन सा बचा इसमें? विविध संदर्भों में दिगों का अनुप्रयोग करके समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अति शीघ्र करके। जरूर थोड़ी है कि 40 मिनट का पीरियड है उसमें बच्चे को आप पूरी 1 यूनिट करा के जाओगे, तो ये गलत बात है। बच्चे को उनके रुचि के अनुसार, उनके आईक्यू लेवल के अनुसार पढ़ाना होता है। तो इसमें कौन सा होगा अपना? हो जाएगा अपना पहला कि बच्चे को विभिन्न संदर्भों में अलग अलग जगह हर एक्टिविटी में क्या करना चाहिए? अपने ज्ञान का प्रयोग अपने सीखने के लिए प्रयोग करना दिया जाना चाहिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम, कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार, ये तो हो गई ना। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज में किया जाता है? उन अनुभव को समझित नहीं है हमेशा। हाँ, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है पर क्वेश्चन सेम है पर ऑप्शन अलग आए हैं। क्या है? क्वेश्चन सेम है पर ऑप्शन अलग है। विद्यार्थियों में समालोचन चिंतन का विकास किस प्रकार सहज तरीके से किया जा सकता है? अनदेखी करके हतोत्साहित की जानी चाहिए। उनके अनुभव से समझनी हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में घट गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। ये पर्सन भी टाइप गलत हुआ है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, उस प्रश्न को छोड़ो आप। फिर आता है अपना नेगेटिव और पॉजिटिव अटैक वापस, कि बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए कि उनको रोजगार मिल जाए, उनको व्यवसाय मिल जाए, और ग्रेड की शिक्षा इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए कि बेटा तू फर्स्ट ग्रेड लेके आएगा, तू सेकंड ग्रेड लेके आएगा और तू थर्ड ग्रेड लेके आएगा। तो बच्चों की सिर्फ क्या इसलिए पढ़ाया जाए कि उनके अच्छे अंक आए, या फिर उनको इसलिए पढ़ाएं कि वो जॉब लग जाए, या फिर इसलिए पढ़ाएं कि वो व्यवसायिक हो जाए। तो ऐसा क्या है? नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। इसमें ऐसा ना हो कि कोई होशियार को पढ़ाएगा, कोई कमजोर वर्ग है उसको नहीं पढ़ा पाएंगे, और जिसका आर्थिक बैकग्राउंड मजबूत है उसको पढ़ाएंगे। तो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, सभी के लिए समान शिक्षा। फिर आता है वैज्ञानिक शब्दावली। बच्चों को वैज्ञानिक शब्दावली नहीं देनी चाहिए, व्याकरण पे रटान नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा हो सके अर्जन के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर आता है सीमित, लिमिटेड। क्या बच्चों को लिमिटेड बताना चाहिए, या लिमिटेड बच्चों को सीखने के लिए दिया जाना चाहिए कि आप बस 100 तक की गिनती याद करोगे, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तो आप 100 से आगे गिनती याद नहीं करोगे। आप 20 तक भाड़े याद करोगे, उसके बाद आप याद नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए जरूरत नहीं है, आप 8वीं के बाद याद करोगे। हो सकता है कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड हो, किसका आईक्यू लेवल अधिक हो, तो वो छोटी कक्षाओं में भी क्या कर सकता है? अधिग्रहण ज्ञान ग्रहण कर सकता है। तो उसको लिमिट में नहीं रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बच्चा जितना सीख सके उतना उसे सीखने दिया जाना चाहिए। दृश्य और सर्वे सामग्री द्वारा बच्चे को सिखाना चाहिए। वैज्ञानिक शब्दावली और व्याकरण द्वारा ही बच्चे को ना सिखाएं, उसके लिए दृश्य और सर्वे सामग्री उसको क्या है? पीएलएम में ये सारा ऐड करना चाहिए। दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री। और फिर आता है विभिन्न और विविध गतिविधियों द्वारा। विभिन्न और विविध मतलब ऐसे नहीं है कि बच्चा सिर्फ खेल में, पढ़ने में होशियार नहीं है तो उसे बस पढ़ने में होशियार करें। हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है तो क्या हो? किसी खेल में होशियार हो, खेल में, तो उसे खेल वाले साइड लेके जाना चाहिए कि वो खेल में अच्छा कर सके, खेल में अपना नाम बना सके, अपना अच्छा कर सके। ठीक है, तो उसे लिमिट नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ पढ़ोगे और खेलने वाले सिर्फ खेलेंगे। हो सकता है कोई खेलने वाला भी होशियार हो सकता है कोई पढ़ने वाला खेलने में भी होशियार हो। फिर आता है अपना क्वेश्चन, एक वैज्ञानिक संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रदाय से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कुछ भ्रांतियां हैं मतलब कुछ कमियां हैं। क्या है? कुछ कमियां हैं। भ्रांतियां मतलब कमियां। एक वैज्ञानिक संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों की उस संप्रदाय में संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज को अवसर प्रदान कर दें। वैज्ञानिक तर्क की खोज को अवसर, बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए? खोज करने दिया चाहिए। खोज करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए कि आप इस समस्या का हल ढूंढो। तो बच्चे क्या करेंगे? ज्यादा एक्टिव होंगे और आपस में वाद विवाद करके क्या करेंगे भाई? वाद विवाद करके अच्छे से क्या करेंगे? उस चीज का हल निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव लग रहा है। फिर भी नीचे वाले उस भ्रांतियों को सिरे से खारिज करें और उसे संप्रदाय पर मानक जानकारी बताएं। सिरे से खारिज नहीं करना है, जानकारी बता देंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? अगर टीचर ने समस्या दी बच्चे के सामने, प्रश्न खा, उसका उत्तर खुद बता दिया तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो उसको क्या करना दिया? खोज करने के लिए दिया जाए, उसको समय दें, अवसर दें तो बच्चा खोज करे। तो ये आपका हो गया गलत। इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक के पास नहीं, बच्चों को क्या देनी चाहिए? समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा जहाँ पे विशेष बच्चा पढ़ रहा है वहीं जनरल बच्चा पढ़ रहा है, या जनरल बच्चा पढ़ रहा है वहां भी एक विशेष बच्चा पढ़ रहा है, तो
समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। शिक्षक को उन भ्रांतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? प्रतिक्रिया देनी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चा खुद करके सीख सके। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हम क्वेश्चन नहीं है, फिर आगे वापस टैग वर्ड देखना। आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत से टैग वर्ड देखने को मिलेंगे। बहुत मुश्किल से पीपीटी बना के, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत फायदा होगा, आप अच्छे से देखे जाएं। वेदन और अभ्यास, बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या बच्चों के सामने कोई अवधान पैदा करना चाहिए या वेदन करना चाहिए, या बच्चों को अभ्यास ही कराना चाहिए? तो बच्चों को क्या करना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन, कि बच्चे उसमें तर्क वितर्क करके सोचे कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे लिए गलत है। तो उसका क्या करें बच्चे? चिंतन करें, तर्क वितर्क करें। कलन विधि आपकी हमेशा नेगेटिव होती है। फिर आता है अपना खोज विधि, अधिगम और चर्चा, कि बच्चे क्या करें? खुद खोजें समस्या का हल, और खुद क्या करें? सीखें और समस्या पर चर्चा करें आपस में। तो उनका क्या कम्युनिकेशन भी होगा, और वो एक दूसरे की भाषा जानेंगे, और क्या करेंगे? उनके दिमाग में वो समाहित भी होगा। फिर आता है क्या? बच्चों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति होती है मतलब कक्षा में 5 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चों के साथ तो टीचर अच्छा बिहेव कर रहा है, मतलब अपनी सहानुभूति जता रहा है कि नहीं यार ये तो क्यूट है, तो सोने हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो क्या कर रहा है? सहानुभूति जता रहा है। और 2-3 बच्चे क्या है? गरीब परिवार के हैं, उनके प्रति क्या कर रहा है? वो सहानुभूति नहीं जता रहा है, उनके ऊपर गुस्सा कर रहा है, उन्हें डांट रहा है, धमका रहा है। ऐसा होना चाहिए। सहानुभूति होती है मतलब भेदभाव करना, आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर अंतर असंदर्भित होना चाहिए, तो असंदर्भित भी आपका नहीं होना चाहिए। समानुभूति होनी चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे कोई अमीर बाप की औलाद हो, या कोई गरीब परिवार का बच्चा हो, सबके साथ क्या होनी चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, समानुभूति होनी चाहिए, ठीक है। अपन कहते हैं ना कि हाँ हाँ तो उसकी सहानुभूति जता रहा है, तो मतलब क्या है? उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए किसी एक बच्चे की। सॉरी, तो क्या होना चाहिए बच्चे के साथ? समानुभूति होनी चाहिए। असंदर्भित नहीं होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए, जो आपको क्या है? पूरे पर्यावरण के संदर्भित हो, आपको हर जगह, हर फील्ड में, विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, तो आपके वास्तविक जीवन को शिक्षा से जोड़े, ऐसा होना चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नेक्स्ट अपना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? ये बॉल नहीं है, बल है भाई, ठीक है। किस पर बल देना चाहिए? तो बताइए, संकल्पनात्मक समझ पर, गैर संदर्भित तो आपका क्या होता है? असंदर्भित सेम होता है। गैर संदर्भित और असंदर्भित, गैर संदर्भित विषय वस्तु पर रटकर सीखना, रूट लर्निंग को आपको वैसा ही नेगेटिव माना गया है। परीक्षाओं के लिए सीखना, तो ये भी क्या है? आपको गलत माना गया है। क्या होना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ होनी चाहिए बच्चे में क्या होनी चाहिए? उस चीज को लेकर पूरी समझ होनी चाहिए कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, उसका तर्क वितर्क करके उसके बारे में बच्चा संपूर्ण तरह से जानता हो, वो होती है आपकी संकल्पनात्मक समझ। फिर होता है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह की छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को सुनिश्चित करना चाहिए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह की छात्रों को अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें, उन्हें समरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्र दिए जाए, स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, और संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो। तो बताइए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जो अपने मिडिल क्लास से बच्चे होते हैं, जिनको मतलब सामाजिक आर्थिक जिनका मतलब बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता, जो गरीब परिवार के होते हैं, क्या उनको रूप से वंचित उन बच्चों, उन समूह के छात्रों को अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर पर ट्यूशन लें। गलत बात है, ट्यूशन तो आपका नेगेटिव वर्ड है ही, तो उनको ऐसा थोड़ी है कि गरीब परिवार के बच्चे हैं तो उनको ट्यूशन लेनी पड़ेगी, वो पढ़ नहीं पाते। उन्हें समरण आधारित बहुत सारे कार्य पत्र दिए जाए, उनको रटने के लिए बहुत सारी चीजें देंगे, क्या वो होशियार हो जाएंगे? तो ये भी आपका गलत है। स्कूल जाने की उनकी रुचि कम ना हो, और संदर्भित पाठ्यक्रम का पालन हो। स्कूल सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल जाने की उनकी रुचि कम ना हो और संदर्भित पाठ्यक्रम का पालन हो। तो ये इसमें क्या होगा? अपना होगा चौथा। कौन सा होगा? चौथा हो जाएगा इसमें।
ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक, इसमें चौथा होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। आपने वापस नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड आगे पृथक्करण और नामांकन कि बच्चों को अलग अलग नहीं करना चाहिए, बच्चों को एक ग्रेड पृथक करना का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना। अलग अलग करना कि ये क्लास ए है, इसमें क्या बचेंगे जिनका आईक्यू लेवल 120 से ऊपर है वो बैठेंगे। ये क्लास क्या है आपकी बी है, इसमें जो वो बच्चे बैठेंगे जो कमजोर है। तो बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। नामांकन करना, पृथक्करण करना एक ही बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई ये आगे आगे होशियार है वो बच्चे आगे आगे बैठेंगे, कमजोर है वो पीछे बैठेंगे। फिर आता है आपका योगात्मक आकलन नहीं होना चाहिए हमेशा। योगात्मक आकलन सत्र के अंत में होता है। और आपका क्या होना चाहिए? रचनात्मक आकलन होना चाहिए। कौन सा? रचनात्मक आकलन होना चाहिए आपका, जो आपके सत्र के दौरान पूरे जब सत्र चलता है तब हर चैप्टर के बीच, चैप्टर चल रहा है उसके बीच क्या होना चाहिए? आपका आकलन होना चाहिए। समता और समानता होनी चाहिए, सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। और जिनको ज्यादा जरूरत है उनको ज्यादा मिले, जिनको कम जरूरत है उनको कम मिले, वो होती है आपकी समता। समता होती है जिनको ज्यादा जरूरत है उनको तो ज्यादा मिले, जिनको कम जरूरत है उनको कम मिले। ठीक है, वो होती है समता। समानता होती है आपको सबको उनकी जरूरतों के अनुसार मिलना, होती है आपकी समानता। फिर होता है आपकी अपेक्षा, बच्चे की किसी बात को इग्नोर करना चाहिए। बच्चे ने कोई सवाल रखा तो उसको इग्नोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आती है रूढ़िवादिताएं, जो पहले से चली वाली आ रही है पद्धतियां, प्रजा जो भी आपकी प्रथाएं हैं, जैसे जेंडर मैच होता है, लिंग रूढ़िवादिता हो गई, लड़कियों को ये, लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां 12वीं तक पढ़ेंगी, लड़के जितने मर्जी पढ़ सकते हैं, लड़के बाहर भी कोचिंग करने जा सकते हैं पर लड़कियां घर पे ही तैयारी करेंगी। वो क्या होती है? अपनी रूढ़िवादिताएं। फिर होती है अपना पॉजिटिव टैग वर्ड। फिर आता है कि बच्चों को क्या देना चाहिए? अपेक्षा, इग्नोर करना चाहिए। क्या? बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बच्चों को अवसर देना चाहिए। अगर एक बच्चा किसी कक्षा में फेल हो जाता है तो क्या उसको इग्नोर कर दें कि नहीं आ रही है तो नहीं पढ़ पाएगा, उसको दोबारा अवसर देना चाहिए कि नहीं दोबारा ट्राई कर। फिर आता है आपका व्यवहारिक कुशलता, रूढ़िवादिता, व्यवहारिक कुशलता जो आपके दिन प्रतिदिन रोजमर्रा के काम में आने वाली है, वो आपको क्या होना चाहिए? उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना है? धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी को सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सभी धर्म में समानता की बजाय अंतर पर ज्यादा बोल दे। कि सभी धर्म को क्या है? धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थी को सम्मिलित करने के लिए, कि सभी धर्मों के अल्पसंख्यक होते हैं, जो SC ST आ गया कुछ, मतलब सभी जाति के बच्चों को एक साथ करने के लिए, उनमें क्या हो, जात पात को लेके क्या ना हो, मतभेद ना हो, उनके लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सभी धर्म में समानता की बजाय अंतर पर ज्यादा बोल दें। अगर हम बोल देंगे कि सब सारे धर्म एक जैसे नहीं होते, ये धर्म अच्छा है और ये धर्म बुरा है, तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। विशेष धर्म में विश्वास और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों का बढ़ावा दें। तो विशेष धर्म में विश्वासों और प्रथाओं के बारे में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दें कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता था, मुस्लिम धर्म में ऐसा होता था, मुस्लिम धर्म खराब है, हिंदू धर्म खराब है, सिख धर्म खराब है, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है। तो क्या ऐसे उनके विश्वासों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? विशेष धर्म से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना चाहिए। किसी एक धर्म को लेके उनकी जो प्रजा प्रथा जो भी है उनको मजबूत करना चाहिए, उनको मजबूत नहीं करता। तो कौन सा सही होगा इसमें? अपना इसमें अपने सही लग रहा है दूसरा। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। कई धर्मों के बच्चे बैठे हैं, कई धर्मों के लोग बैठे हैं, उनके बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें कि हिंदू धर्म में ये महान लोग हुए, जैसे भगत सिंह, सुखदेव सिंह, ये हुए थे। मुस्लिम धर्म है उसमें अपने वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए थे, और अपना जो SC ST है जैसे भीमराव अम्बेडकर हुए थे। उनको क्या होना चाहिए कि हर एक धर्म से बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लेजेंड हुए हैं। और सिख धर्म से अपने जैसे गुरु नानक देव जी हुए थे। तो कि किसी कोई आपका ज्ञान, संज्ञान और आपकी बुद्धि, आपकी समझ किसी धर्म पे निर्भर नहीं करती, कि सभी धर्म समान होते हैं और सभी धर्म में क्या होते हैं? अच्छे अच्छे लोग होते हैं। बच्चों को ऐसा समझाया जाना चाहिए। फिर आता है नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड वापस, कि आपकी जो ज्ञान है वो पुस्तक केंद्रित होना चाहिए,
पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। आपकी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित हो, और क्या आपका बाल केंद्रित हो, क्या होना चाहिए भाई, बाल केंद्रित होना चाहिए। त्रुटियों को महत्व नहीं देना, कि बच्चे ने गलती की है उनको महत्व दें या नहीं दें, तो उनको क्या देना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए कि बच्चे ने करने की कोशिश की है, हो सकता है गलती, आप गाड़ी चलाने की कोशिश करते हो, आपसे गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, क्या फिर उसके बाद आप कभी गाड़ी चलाने नहीं देते घर वाले, आप साइकिल चलाते हो, गिर जाते हो, घोड़े छूट जाते हैं, हाथ के लग जाती है, उसके बाद आप साइकिल चलाते ही नहीं हो, तो वो क्या है, त्रुटियों को महत्व देना चाहिए। मानकीकृत होना चाहिए, क्या जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, कुछ भी पाठ्य पुस्तक है, कुछ भी वो मानकीकृत हो, या वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। आप जो भी विद्यालय में सीख रहे हो उसको क्या हो, आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। और त्रुटियों में भ्रांतियों को महत्व देना चाहिए, बच्चों की त्रुटियों और भ्रांतियों को क्या दिया जाना चाहिए, महत्व देना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती होगी दोबारा ट्राई करो, अगली बार आप क्या कर लोगे, सही कर लोगे। ठीक है, आप चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, क्लास लंबी हो जाएगी इससे तो। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कि शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए, मतलब कि वो उस चीज के बारे में अच्छे से जान जाए और दीर्घकालीन को लंबे समय तक अपने जीवन काल में क्या कर सके, उस ज्ञान का प्रयोग कर सके। इसलिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अभी सीखे गए संपत्तियों के विस्तारण और चर्चा से मना करना, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, विभिन्न वस्तु को समझने की बजाय रटवाने पर ध्यान दें। तो आपकी रूट लर्निंग तो आपकी वैसे ही गलत है, क्या है, विषय वस्तु को समझने की बजाय रटवाने पर बल दें। क्या आप उसे रटवा देगा तो क्या ज्ञान क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन हो जाएगा, नहीं होगा। केवल मौखिक रूप से ही जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। क्या सिर्फ मौखिक रूप से ही आप उसे प्रस्तुत करोगे, कि ये अपने जैसे गुरु नानक जी का उदाहरण लेते हैं, गुरु नानक जी बहुत बड़े संत हुए थे, बहुत बड़े सिखों के गुरु है, तो ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने ये किया, क्या बच्चों को उनकी रियल लाइफ से नहीं जोड़ोगे, कि मतलब सावा में भी उनका एक विश्राम किया था, वहां पे उनका गुरुद्वारा बना हुआ है, अमृतसर में गुरुद्वारा बना हुआ, तो वो सिख धर्म होते हैं, जो पगड़ी बांधे वो सिख होते हैं। तो क्या बच्चों को नहीं बताओगे, सिर्फ बोल के बता दोगे, तो मौखिक रूप से नहीं, रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें, क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम के लागू करने के अवसर दें, कि बच्चा जहां भी जिस परिस्थिति में जिस वातावरण में जा रहा है वहां पे उसने सीखा है, उसका प्रयोग करे, उसका उपयोग करे, तो क्या होगा, वो अधिगम गहरा और दीर्घकालीन होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट अपन, चलो थोड़े से हो रहे हैं। नेगेटिव टैग वर्ड, प्रतियोगिता आपकी नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या बच्चों को कठोरता अपनानी चाहिए, नहीं। लैंगिक असमानता होनी चाहिए, नहीं। निराशा, बच्चों को निराश करे, नहीं। क्या होना चाहिए, पूरे संसाधन होने चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, और कक्षा का वातावरण, विद्यालय का वातावरण क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक व प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, जिसमें हर बच्चा अपनी बात को रख सके। ऐसा नहीं है कि जो अमीर बच्चे हैं वो बात रखते हैं, मिडिल क्लास वाले अपनी बात नहीं कर सकते। बच्चे में क्या होनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थी के अधिगम को बाधक रहेगा, निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थी के अधिगम में बाधक रहेगा, कि कौन सा भाव विद्यार्थी के अधिगम में सीखने में बाधक रहेगा, मतलब उसमें एक ब्रेकर का काम करेगा, वो उत्सुकता, निराशा, जिज्ञासा या कृतज्ञता। बताइए, कि बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होगा तो क्या वो सीख नहीं पाएगा, वो तो सीख पाएगा अच्छे से। क्या बच्चा निराश होगा तब सीख पाएगा, बच्चा निराश होगा तो नहीं सीख पाएगा। बच्चे में जानने की जिज्ञासा होगी तो सीख पाएगा, तो सीख पाएगा। बच्चे में जानने की कृतज्ञता होगी तो क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना, निराशा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपन लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वह किसे समूहित करती है। ऐसी गतिविधि का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना है, वह किसे समूहित करती है, बताइए। रटकर याद करने को, क्या बच्चा रटकर याद करेगा तो वो क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के उत्तर देगा, वो तो एक ही उत्तर देगा। उसे बता दें कि दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो उसे जब भी पूछेंगे ना कि दिल्ली क्या है, तो सिर्फ एक उत्तर देगा, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो उसे रट के किया है। और अगर उसने अनेक प्रकार से दिल्ली के बारे में सुना था, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत डेवलपमेंट है, और भारत की राजधानी है, और वहां से क्या है, हर आप देश के जिस कोने में जाना चाहो वहां पे जा सकते हो। वहां पे आपका हवाई अड्डा भी है, आपकी हर तरह से ट्रेनें भी जाती है, और वो एकदम क्या है, वहां पे अपने कौन बैठते हैं, पीएम बैठते हैं, सारा मतलब
उनके बारे में बताया होगा। बच्चा एक उत्तर पर एक शब्द को लेकर बहुत सारे शब्द बोल सकता है। अगर उससे रटने को कहा जाता तो वो क्या कहता, भारत की राजधानी दिल्ली है, एक ही उत्तर दे पाता वो। तो इसमें क्या गया, विविध और प्रकार के उत्तर देने की संभावना है। सर्जनात्मकता को बढ़ाएं या कुंठा को बढ़ाएं या प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं, तो इनको नहीं बढ़ाना है, हमें क्या करना है, सर्जनात्मकता को बढ़ाना है कि बच्चा खुद सोच सोच के उनके बारे में नया ज्ञान ग्रहण करे। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं सबको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत फायदा होगा और फायदा हुआ भी होगा देख के। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ लर्निंग बाय डूइंग पे। थैंक यू सो मच।